नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडीपा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डीएलएड सिलेबस की यूनिट 2 की सेट नंबर 5 को देखेंगे और ये आपको सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक ही वीडियो आएगा यूनिट 2 का, उसके बाद यूनिट 3 में हम प्रवेश कर जाएंगे। आज इसके वीडियो में हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन और जे कृष्णमूर्ति के शिक्षा में उनके योगदान के बारे में और उनके अपने शिक्षा के प्रति सोच के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और जानेंगे जो हमारे प्रधान शिक्षक की परीक्षा आयोजित होने वाली है अगले महीने, उसमें और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक कड़ी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपको मेरा कार्य, मेरा परिश्रम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं आपसे कोई मूल्य नहीं ले रहा हूँ, न कोई फीस ले रहा हूँ। तो आपका बस एक कार्य है, मेरे कार्य को सराहना दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, जाकिर हुसैन का जन्म कब और कहां हुआ था? उत्तर है 1869 में फर्रुखाबाद में, 1897 में हैदराबाद में, 1869 में गुजरात में, आपको 1907 में इलाहाबाद में, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 1897 में हैदराबाद में। तो जाकिर हुसैन, आइए जाकिर हुसैन के बारे में हम लोग कुछ चीजें आप देख लेते हैं कि क्या है जाकिर हुसैन के बारे में और क्यों हम लोग डीएलएड में जाकिर हुसैन को क्यों पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है जाकिर हुसैन। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हुआ था। चूंकि ये शिक्षा शास्त्री भी थे, इसलिए डीएलएड में इनके आपको थॉट्स को, इनके विचार को पढ़ा जाता है और वो व्यवहार में लाकर विद्यालयों में इंप्लीमेंट भी किया गया है, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1957 से 1962 में जो है ना, बिहार के ये राज्यपाल भी रहे। बिहार में भी इनका योगदान है और 5 साल ये बिहार में राज्यपाल भी रहे। 1962 में भारत के उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए। मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस एक स्लाइड में आपको जाकिर हुसैन से और उनके व्यक्तित्व और उनसे संबंधित बातों को निपटा दूं, नहीं तो इसे लगभग कम से कम 20 प्रश्न बना सकता था मैं। लेकिन हमें टाइम नहीं काटना है, आप तक कंटेंट पहुंचाने हैं। भारत के ये तीसरे राष्ट्रपति थे, क्लियर है। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे। इनके में आपके साथ रिकॉर्ड है कि सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे। ये अपने आप में एक जीके हो गया कि सबसे कम समय तक राष्ट्रपति कौन रहा। कार्यकाल क्या था? 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969, क्योंकि उनका उनके ऑफिस में उनका देहांत हो गया था। क्लियर है, उनकी मृत्यु हो गई थी। और एक और प्रश्न यहाँ बनता है कि कार्यकाल में मृत्यु होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। क्लियर है। 1926 से लेके 1948 तक ये जामिया के कुलपति रहे और उसके आपको जामिया मिलिया के और ये उसके संस्थापक सदस्यों में भी रहे। आगे पीछे हम इस पे डिटेल चर्चा करेंगे। 1948 से लेकर 1956 तक अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 26 से लेकर 48 तक आप जामिया मिलिया में रहे, 48 से 56 तक ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रहे और 1948-49 में ये यूजीसी के सदस्य रहे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके ये सदस्य भी 48-49 वाले सत्र में रहे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जाकिर हुसैन ने निम्न में से किस संस्था की स्थापना की थी? मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, दारुल उलूम, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अभी मैंने उसकी चर्चा की है, वो प्रश्न बन के हमारे सामने है और वो है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया। क्लियर है। चलिए, और इसके बारे में एक चीज हम जान लेते हैं। ये देखते हैं 1920 में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक सदस्यों में जाकिर हुसैन भी एक थे। ध्यान रखिए, इन्होंने ही नहीं की अकेले, कई सारे और संस्थापक सदस्यों ने मिलकर जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की 1920 में आपको स्थापना की थी, 1920 में, और जिसमें जाकिर हुसैन भी एक थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी। ये देखने की जरूरत है और ये कितना शुरू से और कितने कम उम्र में इनका जुड़ाव शिक्षा से हो गया। यूं ही इनको डीएलएड के पाठ्यक्रम में हम नहीं पढ़ते हैं। इस विश्वविद्यालय की नींव अलीगढ़ में रखी गई है, दिल्ली में रखी कहाँ गई थी? किसकी? जामिया मिलिया की। रखी कहाँ गई थी? ये अलीगढ़ में आपको रखी गई थी और बाद में ये दिल्ली आ गया। क्लियर है। 26 से 48 तक जामिया में ये कुलपति रहे। हम लोगों ने भी कुछ देर पहले देखा भी है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारे सामने। डॉक्टर जाकिर हुसैन को कब भारत रत्न से अलंकृत किया गया?
इनको भारत रत्न मिला था, हम लोगों ने जाना था। अब देखते हैं कब मिला। 1969, 63, 57, 62। इनको भारत रत्न कब मिला? इनको भारत रत्न आपको मिला है 1963 में, और इसको याद रखने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न को याद रखना। सारे प्रश्न को ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन कुछ प्रश्न है जिसको आपको रटना पड़ेगा। डॉक्टर जाकिर ने शिक्षा की किस प्रणाली का समर्थन किया? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, व्याख्यान शिक्षण विधि, जगमग शिक्षण विधि। तो इसमें अगर उत्तर देखा जाए तो आपको पहला वाला उत्तर आपको दिखेगा, बाल केंद्रित। ऐसा कोई नहीं होगा, और आपको मैं ये ट्रिक बताता हूँ। जहां भी अगर शिक्षा शास्त्र का आप डीएलएड के एग्जाम देते, जहां शिक्षक केंद्रित हो जाए तो वो कोई भी शिक्षा शास्त्री इसको आपको प्रमोट नहीं करेगा। आपके डीएलएड वाला जो भी सिलेबस में होगा, व्याख्यान विधि, उसको वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, जगमग विधि वो सपोर्ट नहीं करेगा। ये सारे के सारे ऊपर वाले वर्गों में होता है। प्राथमिक कक्षा में इनका कोई कोई आपको मतलब नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि व्याख्यान शिक्षण विधि लागू नहीं होता है, कहीं ना कहीं होता है। जगमग विधि भी है, इसके कई सारे लोग समर्थक हैं, लेकिन चूंकि आप प्राथमिक कक्षाओं के परीक्षा दे रहे हैं तो आंख मूंद के इन सब चीजों को आप निगलेक्ट करके चल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पहला उत्तर था उसका। अब इसको देखना है, ध्यान रखिएगा इसको। गुरु जहां शब्द है उसको समझ लेने की जरूरत है। केवल गुरुमुख से सुन लेने से ही विद्या में परिपक्वता नहीं आती, बल्कि गुरु से पढ़ लेने के उपरांत प्रथम स्वयं अध्ययन द्वारा, उसके अनंतर यानी उसके बाद अध्यापन द्वारा, और फिर प्राप्त विद्या का जीवन में व्यवहार करने से ही वास परिपक्व हो पाता है। क्लियर है? ये कथन किसका था और ये कहा कौन था, इसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, गीजू भाई बधेका, आपको पतंजलि, उसके बाद आपको कौन है, रवीन्द्रनाथ टैगोर, उपरोक्त में से कोई नहीं, या आपको एक से अधिक। अगर इसके उत्तर को देखा जाए तो ये चूंकि पतंजलि का जो है आपको आप कहा गया है, पतंजलि का ये कथन है, ये पतंजलि का कथन है। ये देखिए, चूंकि ये वास नहीं है, मुझे इस वास पे थोड़ा सा संदेह था, इसलिए मैं अभी इसको देख रहा था, इसलिए थोड़ा सा फंबल हो रहा है। ये वह परिपक्व हो जाता है कौन, जो आपको गुरु से विद्या प्राप्त करता है। ये पतंजलि का आपको कथन है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसको ध्यान रखना है कि केवल गुरु से सुन लेने से विद्या में परिपक्वता नहीं आ जाती है, बल्कि गुरु से पढ़ने के उपरांत स्वयं अध्ययन करने, उसका अध्यापन द्वारा, चाहे फिर जो प्राप्त विद्या है उसका जीवन में व्यवहार में व्यवहारिक रूप देना, जीवन में उतारना से ही वो परिपक्व होता है। ठीक है? कौन है? कौन? जो अधिगम करता है। चलिए आगे देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहते हैं? बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना, बालक की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, जहां बालक ही सेंटर में है, केंद्र में है। अब बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना, ये उचित लग रहा है। बालक की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, चलिए यहाँ बालक सेंटर में है। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, आपको क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो आपको उपरोक्त सभी जो है, आपको इसका उत्तर आपको ये आपको होगा, क्योंकि देखिए यहाँ ई है, आप चूंकि ई नहीं होगा, यहाँ आंसर हो जाएगा डी। ई इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक से अधिक, एक दो हो सकता है यहाँ, चूंकि अगर यदि ऑप्शन रहता है उपरोक्त सभी तो हमेशा उपरोक्त सभी को मारे। यहाँ अगर उपरोक्त ये सभी है, ठीक है, क्लियर। ये इसकी कंडीशन तब आती है जब ये उपरोक्त सभी नहीं रहता है, और तब सारे के सारे उसमें होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जाकिर हुसैन ने बाल केंद्रित शिक्षा में किस तरह की शिक्षण को महत्व दिया। सार्वजनिक शिक्षण, सामान्य शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण, और या व्यवसायिक शिक्षण, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो जाकिर हुसैन ने बाल केंद्रित शिक्षा में जो आपको है सार्वजनिक शिक्षण को महत्व दिया है। किसका महत्व दिया है? सार्वजनिक शिक्षण का। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने जाकिर हुसैन को शिक्षा समिति का अध्यक्ष कब बनाया? 1936, 37, 40 और 42। तो कब बनाया था आपको? 1937 में गांधी जी ने, जो उनकी बुनियादी शिक्षा, जो उनका ड्रीम था, ड्रीम प्रोजेक्ट था शिक्षा से, में बेसिक एजुकेशन जो था, वो बुनियादी शिक्षा पर जब वो कार्य कर रहे थे तो उसके लिए वर्धा सम्मेलन हुआ था, और उस समय उनकी नियुक्ति हुई थी। किनकी नियुक्ति हुई थी? आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन की। और ये नियुक्ति कब हुई थी? 23 अक्टूबर 1937 को। क्या हुई थी? उनको शिक्षा समिति का, गांधी जी की शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था।
क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? यहाँ देखना है नहीं है, तो कई सारे प्रश्न है में आएंगे, वो आपको अपने आप में आपको एक अपना प्रश्न बनेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या नहीं है? आपको यह देखना है कि बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना, बालक की सृजनशीलता को बढ़ावा देना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना या गृह कार्य देना, यह एक चीज जो है ये बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। देखते हैं उत्तर क्या है, उत्तर भी आपको वही मिलेगा। क्लियर है? चलिए, वो आपको गृह कार्य देना जो था वो आपको वहां उत्तर होता। चलिए, चूंकि बढ़ गया आ गया, मैं पीछे नहीं जा सकता हूं। 10वां प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार किस तरह की शिक्षा एक छात्र के लिए अपमान है? किसके अनुसार? जाकिर हुसैन के। और ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये कई जगह प्रश्न पूछा गया है, मैंने देखा है इसको कई जगह, जहां से मैंने ये कंटेंट लिया है वहां ये चीज लिखा हुआ था, कई आपको परीक्षाओं में का जिक्र वहां किया गया था। तो मूल्य आधारित, भौतिकवादी उद्देश्य हेतु, नैतिकता को विकसित करने हेतु, समानता आधारित। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो एक छात्र के लिए अपमान है वह है आपका भौतिकवादी उद्देश्य हेतु शिक्षा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 11, निम्न में से किसने कहा कि शिक्षा को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता? किसने कहा क्या कि शिक्षा को आपको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? रवीन्द्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन, ज्योतिबा फुले, गिजुभाई बतेगा। तो यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन को पढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ आप ज्यादा समझिएगा कि वही है, ध्यान रखिएगा, आगे प्रश्न अलग अलग तरीके से भी बनाए गए आपको। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि शिक्षा को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। 12वां प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एक शिक्षण के एक शिक्षक के नॉट शिक्षण शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए? उसमें धैर्य होना चाहिए, उसमें गंभीरता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, या सभी होनी चाहिए? तो एक शिक्षक में आप भी समझ रहे हो ये सारे के सारे गुण होने चाहिए। क्लियर है? चलिए, डी आंसर है इसका। आगे देखते हैं। ठीक शिक्षा के लिए आवश्यक है कि बच्चों को उसके कार्यों और उसके शौक के सहारे शिक्षा दी जाए, वह पचती है, बाकी सब लिपा पोती है। यानी ठीक शिक्षा, सही शिक्षा वह है, और उसके लिए आवश्यक यह है कि बच्चों को उसके कार्य और उसके शौक के सहारे शिक्षा दी जाए, वही पचती है, बाकी सब लिपापोती है। ये कथन किसका है? ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का कथन है। क्लियर है? ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का कथन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का निम्न में से कौन सिद्धांत है? शिक्षा में पूर्णता का सिद्धांत, व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, शिक्षा में स्वतंत्रता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो इसमें देखा जाए तो आपको ई आंसर है, और ये सारे के सारे जो सिद्धांत है, यानी पूर्णता का सिद्धांत, व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, शिक्षा में स्वतंत्रता का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सारे के सारे जो है आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन के शैक्षिक सिद्धांत है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? हमने अभी जाकिर जाकिर हुसैन को पढ़ा, अब हम जे कृष्णमूर्ति को पढ़ेंगे। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जैनुल कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति और जयराम कृष्णमूर्ति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो होगा आंसर आपको मिलेगा वो है जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति जो है आपको जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है। आइए थोड़ा इनके बारे में कुछ चीजों को हम देख लेते हैं, और ध्यान से देखने की जरूरत है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो है 12 मई आपको 1895 में आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में हुआ था। ठीक है? जे कृष्णमूर्ति एक दार्शनिक, आध्यात्मिक विषयों के लेखक और प्रवचन करता था। बेसिकली ये प्रवचन करता थे, ये आपको प्रवचन करते थे। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, इसको रट जाइए, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम इनकी प्रमुख कृति है। किसकी? जे कृष्णमूर्ति की। तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम इनकी प्रमुख कृति है। आइए देखते हैं। लीड बेटर ने लीड बेटर जो था इनको विश्व शिक्षक के रूप में मानता था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए वो काम करता था। लीड बेटर काफी एक प्रसिद्ध आपको शिक्षा शास्त्री था, तो उसने जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में उनको दर्जा दिया था, और उनको वो मानता था कि ये विश्व शिक्षक है। आइए इनके प्रमुख कथनों को देख लेते हैं। अब देखिए, जे कृष्णमूर्ति के कथन को देखिएगा, सारी चीज आध्यात्मिक होती है। जहां अध्यात्म की बातें आ जाएंगी तो वहां कृष्णमूर्ति को चुनिए, प्रकृति की बातें आती हैं टैगोर को चुनिए, बुनियादी शिक्षा ये सब तो बधेका और बच्चों से रिलेटेड मारिया बधेका इन सबको जानना है, लेकिन कुछ चीजों पे आपको थोड़ा सा आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा, तब चीजें याद हो जाएंगी, नहीं तो कथन आपको बहुत परेशान करेगा।
कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन है जीवन में खुश रहना, उन्नति करना और जीवन को समझना। बहुत शानदार है, इसको मैं इसीलिए लेके आया हूँ। और जब कथन लेके आया जाता है तो एक व्यक्ति के और दार्शनिक के और एक विद्वान के बहुत सारे कथन होते हैं, लेकिन कुछ को ही लेके आया जाता है क्योंकि वो परीक्षा में पूछने योग्य होते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन है जीवन में खुश रहना, उन्नति करना और जीवन को समझना। देखिए आध्यात्मिक एक कथन है, आध्यात्मिक विचार है। ये कथन आपका जे कृष्णमूर्ति का था। उसके बाद एक और है, ध्यान से शब्द है जे कृष्णमूर्ति। जैसे मैंने कहा अभी, ध्यान मन के भीतर की वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग को अवलोकित करती है और उस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। यह भी कथन आपका जे कृष्णमूर्ति का ही है। आइए देखते हैं आगे। ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट, इसको ध्यान रखिए। ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1911, 12, 13, 14। तो इसकी स्थापना आपको 1911 में अड्यार में जे कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। यहाँ चूंकि जे कृष्णमूर्ति पढ़ रहे हैं तो उसी से संबंधित आ रहा है, लेकिन आपको ये रट जाना है चीजों को। वहां क्रम में नहीं पूछेगा, वहां तो रैंडम पूछेगा। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। जे कृष्णमूर्ति किस संस्था से जुड़े थे? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज। अभी मैंने चर्चा किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी से वो जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी से वो जुड़े हुए थे। आगे देखते हैं, जे कृष्णमूर्ति निम्न में से किससे अपने जीवन में सर्वाधिक प्रभावित थे? ज्योतिबा फुले, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट से ये सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। क्लियर है? तो एनी बेसेंट से जे कृष्णमूर्ति ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि दक्षिण के रहने वाले थे और दक्षिण में ज्यादा प्रभाव था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। और एनी बेसेंट उसकी आप कर्ता धर्ता थी, सब कुछ वही थी। तो आपको आगे देखना है। प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? किसके अनुसार? जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा सीखने की कला से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ धर्म के वास्तविक रूप को समझना है। अब धर्म जहां आ गया तो ध्यान रखने की जरूरत है। शिक्षा वह है जो आत्मबोध कराए। शिक्षा का तात्पर्य सत्य की खोज करना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर देखते हैं कृष्णमूर्ति के अनुसार आपको ई सभी हो जाएगा। आप इसीलिए मैंने धर्म को यहाँ कहा। तो चूंकि आध्यात्मिक व्यक्ति थे तो शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है वो धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना है। यहाँ धर्म है तो यहाँ आंख मूंद के इसको नहीं हटा सकते थे। तो ये सारे के सारे आप जे कृष्णमूर्ति के आपको विचार हैं और शिक्षा के उनके अपने उद्देश्य हैं। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति ने निम्न में से किस पर अपने दार्शनिक विचार दिए? दर्शन और सत्य, भय, दुख और दुख भोग, मृत्यु। उत्तर आपका हो जाएगा ई सभी। अब देखिए सबसे ज्यादा उनका फोकस इसी पे था, भय पे था। वो समझते थे कि डराया जा रहा है बच्चों को, पढ़ाया कम, डराया ज्यादा जा रहा है। आगे हम चर्चा करेंगे, उनके विचार को देखेंगे तो समझेंगे। तो पहले ये जान जाइए कि उनके दार्शनिक विचार जो थे ये शिक्षा में यह थे कि दर्शन और सत्य, ये दार्शनिक विचार थे। दर्शन और सत्य, भय, दुख और दुख भोग, मृत्यु आदि इत्यादि जो थे उनके आपको दार्शनिक विचार थे। आगे देखिए, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार वर्तमान शिक्षा मनुष्य को क्या बनाती है? ध्यान रखने की जरूरत है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार वर्तमान शिक्षा मनुष्य को क्या बनाती है? क्या वो महत्वाकांक्षी बनाती है? विभिन्न उपाधियों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है? भय पर आधारित है, जो भयभीत करती है? अभी मैंने बताया। आज के शिक्षा से उपजी प्रतियोगिता कमजोर वर्गों का शोषण करती है। ये अब आप अगर इसको देखिएगा तो सारा का सारा आपको उनके अनुसार वर्तमान शिक्षा करती है। वो महत्वाकांक्षी भी बनाती है। मैं अब आगे स्टेटमेंट नीचे जो आ गया है उसको पढ़ के देखिएगा, वो दिखेगा उसमें। उपाधियों के लिए प्रेरित करती है, नौकरी खाली करने के लिए भय पैदा करती है और उपजी प्रतियोगिता आज की शिक्षा से वो कमजोर वर्गों का शोषण तक करती है। चलिए आइए देखते हैं, ये उनका कोटेशन है, उनका अपना कथन है। वर्तमान शिक्षा पद्धति व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है। यहाँ आ गया ना महत्वाकांक्षी, ये जुड़ गया यहाँ, जिससे उनके अंदर प्रतियोगिता का भाव पैदा होता है। और ये प्रतियोगिता का भाव जो पैदा होना, उनके अंदर प्रतियोगिता का भाव पैदा होता है। प्रतियोगिता कहीं ना कहीं एक आपको ये इस पे जाता है और ये भय का वातावरण रहता है। और यह प्रतियोगिता समाज के कमजोर वर्गों का शोषण करती है। जब भय वाली स्थिति हो जाएगी तो वो कमजोर वर्ग का शोषण करती है और अनेक बुराइयों को जन्म देती है। तो ये कहानी है
चारों का चारों जो है आपको जे कृष्णमूर्ति के अनुसार वर्तमान शिक्षा के आपको बारे में उनका अपना मानना है। आगे देखते हैं, शिक्षा का मूल उद्देश्य संतुलित मानव का विकास करना है, किसने कहा है? शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है आपका? शिक्षा का मूल उद्देश्य संतुलित मानव का विकास करना है। बहुत छोटा कथन है लेकिन ये बहुत जबरदस्त कथन है। किसने कहा है? जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या है? शिक्षा का मूल उद्देश्य संतुलित मानव का विकास करना है। तो यहाँ अगर उत्तर देखिएगा तो आपको उत्तर मिलेगा ई। इनमें से किसी का वो कथन नहीं है। किसका कथन है? जे कृष्णमूर्ति का। जे कृष्णमूर्ति ने कहा था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है संतुलित मानव का आपको विकास करना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार कैसे बालकों में प्रभावशाली विधि से व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीयता की भावना विकसित की जा सकती है? कैसे, किस तरीके से? अच्छे शिक्षक से, अच्छे पाठ्यक्रम से, अच्छी जानकारी से या अच्छे संस्कार से? तो उनके अनुसार यहाँ थोड़ा सा डिफर है, अच्छे पाठ्यक्रम से। वो मानते थे कि अच्छे पाठ्यक्रम से आप बच्चों में व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीयता की भावना आप विकसित कर सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसमें सामाजिकता ला सकते हैं, उसमें आपको राष्ट्रीयता की भावना उनमें कूट कूट के भर सकते हैं। और वो किससे हो सकता है? आपके सिलेबस से। 24वां नंबर प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार बालक के संपूर्ण विकास के लिए निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? ध्यान देने की जरूरत है, नहीं है। कौन सी नहीं है? वार्तालाप, नकल, स्वाध्याय, अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर देखिएगा, इसमें से आपको बी है। बी जो है नहीं है। वार्तालाप है, स्वाध्याय है, अध्ययन है। देख लेते हैं उनकी विधियां कौन कौन सी है। वार्तालाप उनकी विधि है, अध्ययन है, स्वाध्याय है, अवलोकन है, निधिध्यासन है, प्रयोग है, मनन है, व्याख्यान है, श्रवण है, दृष्टांत है। ये उनकी विधियां थी। ये नकल उनकी विधि नहीं थी। देख के भी निगेटिव वर्ड लग रहा है, आप ऐसे ही इसको मार देंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है। अगर इसकी जगह कुछ और डाल देता तो आप फिर आप फिर में पड़ जाते, दिक्कत, कंफ्यूजन में स्थिति बनती। चलिए आगे देखते हैं, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? जे कृष्णमूर्ति की जो शिक्षा है, उनकी जो कृति शिक्षा है, वो क्या है? एक संभाषण है, निबंध है, एकांकी है, संस्मरण है। तो जे कृष्णमूर्ति की जो शिक्षा कृति जो है वो एक तरह का संभाषण है, क्योंकि मैंने कहा कि जे कृष्णमूर्ति ज्यादातर प्रवचन ही करते थे, तो उनका एक संभाषण का संग्रह है, भाषणों का संग्रह है, विचारों का संग्रह है। क्लियर है? चलिए, तो अभी के वीडियो में और जे कृष्णमूर्ति और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, शिक्षा में उनके योगदान के बारे में यही वीडियो था। आशा है आपको इससे फायदा होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करके जाइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नए कंटेंट के साथ और नए सेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।